अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th वेलकम बैक। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बेसिकली मोमेंट्स का एक असूल है। मोमेंट्स यानी कि टार्क, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। उससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने टार्क तक पहुँचने के लिए उसकी काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी। इंग्लिश में बेटे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और उर्दू में हम इसको सिंपली बोलेंगे मोमेंट्स का असूल। मोमेंट्स के असूल को समझने के लिए आपको दो पॉइंट्स का समझना, दो पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ क्लॉकवाइज एंड द अदर वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। आपने बेटे क्लॉक को देखा होगा, ठीक है। मैं जस्ट ये कर रही हूँ 12, 6, 3 एंड 9। अब क्लॉक की जो सुइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं, इस साइड से रोटेट करती हैं। तो ये वाली जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर कोई मूवमेंट इसकी उल्ट हो, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि इस साइड पे, तो ये वाली मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, ये उसके उल्ट है ना, तो एंटी। अब इन दोनों मूवमेंट्स को अगर देखें तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस मूवमेंट को हम टार्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी इसको समझने के लिए बेहतर है कि हम बुक की तरफ आएँ और उसके साथ साथ मैं आपको ये क्लियर करवाती जाऊँगी, वहाँ से हमें बेहतर समझ आएगा। जी बेटे, ये हम आगे हैं अपनी बुक की तरफ। मोमेंट्स के असूल को समझने के लिए या प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें ये एक मीटर रॉड की एग्जांपल दी हुई, इसको हमें क्लियरली समझना पड़ेगा। ये आपके सामने एक मीटर रॉड है। मीटर रॉड किसको कहते हैं, जो एक आम पैमाना होता है, स्केल होता है। लेकिन जब हम लैब में काम करते हैं फिजिक्स की, तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबाई में होता है। ये हमारे पास मीटर रॉड है। अब आपने क्या करना है, उसको एक इसको वेज बोलते हैं, वेज या फाना कह सकते हैं। वेज का अंदाज़न आपने इसको सेंटर पॉइंट पे इसके बैलेंस कर लेना है। अब आपने क्या करना है, 3 टाइप के वेट लेने हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं ये कर रही हूँ कि ये हमारे पास 30 के हैं, ये 20 का है, और इसको आप समझ लें कि ये 40 का या 50 का ही कर लें, इसको ये 50 के वेट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें हमने मूवमेंट्स में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो टार्क होता है, टॉस से जिसको हम डिवाइड करते हैं, उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा, फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपके पास 3 तरह के बेटे टार्क क्रिएट होंगे। आपने तीनों तरह के टार्क लेने हैं, उनके मूवमेंट आर्म को कैलकुलेट करना है और आपने देन समझने की कोशिश करनी है उनमें से कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, और उन दोनों का आपस में कैसे रिलेशन और मूवमेंट्स के असूल को कैसे बयान कर रहे हैं। हमने बेटे ये देखो एक मीटर रॉड ले लिया, ये हमारे पास वेज है जिसके ऊपर हमने इसको बैलेंस करना है। 3 टाइप्स के हमने वेट इस पर कर देने, हैंग कर देने। पहला वेट होगा W1, दूसरा वेट होगा W2। W1 और W2 आपने लेफ़्ट साइड पे रखने हैं, जबकि W3 आपने राइट साइड पे रखना है। याद रखिएगा, जितना आपने W3 है उसको हाफ टू हाफ में उसका हमारे पास W1 और W2, मतलब इन दोनों साइड्स का वेट ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। कम भी हो सकता है, अगर कम हो तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो भी हम इसको देखेंगे मूवमेंट आर्म के जरिए। अच्छा, फोर्सेस। अब ये जो वेट है, ये एक्चुअली असल में ये वेट क्या है, फोर्सेस, यानी कि ये W1 भी कह सकते हो। वेट उसको हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचता है ना, तो ये वेट है, तो असल में क्या है, ये फोर्स। ये भी वेट जोन सी, ये वेट 2 है तो ये भी F2 है, और इस तरह से वेट 3 है तो यानी कि ये भी आपके पास फोर्स आ जाती है। वेट भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे ये वेट 1 है, तो जो हमने मूवमेंट आर्म पढ़ा था, अगर हम वेट 1 का मूवमेंट आर्म देखें तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मूवमेंट आर्म बोलते थे ना बेटे। तो ये W1, तो ये सेंटर पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से लेकर W1 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मूवमेंट आर्म बोलेंगे, क्योंकि ये W1 था तो ये मूवमेंट आर्म L1 होगा। इसी तरह से ये हमारे पास W2 है। सेंटर से लेकर W2 तक का जो डिस्टेंस होगा ये सेकंड मोमेंट आर्म यानी कि L2 होगा। इसी तरह से ये W3, सेंटर से लेकर W3 तक का जो डिस्टेंस होगा वो थर्ड मोमेंट आर्म यानी कि L3 होगा। अब इसको एक दफ़ा यहाँ तक मैंने जो बताया इसको स्टडी कर लेते हैं। आपके पास क्या है, एक मीटर रूल है या स्केल है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपने देखा उसका बिल्कुल जो हाफ होता है किसी भी चीज़ का, जो ऐसे आपके पास 100 मीटर का एक स्केल है तो उसका हाफ क्या होगा, 50 पे। 50 वाला वो उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप उसको कह सकते हो। ये हमने आगे स्टडी करने, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने वेज रखी है, उसको बैलेंस करें कि रूल उसकी हालत में रहे। यानी कि आपने अगर देखो बेटे, आप इसको अगर वेज को यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये स्केल इस तरफ गिर जाएगा।
अगर आप वेज को इस साइड पे रखोगे तो स्केल इधर गिर जाएगा। तो हमने इस चीज़ को ऐसे सेट करना है, ऐसे बैलेंस करना है कि ना तो स्केल राइट साइड पे गिरे और ना ही स्केल लेफ्ट साइड पे गिरे। ओके, अच्छा, अब हमने दो वेट ले लिए हैं जिसको बार्ड भी कहते हैं, W1 और W2 मीटर रूल के। एक तरफ सेंटर L1 यानी कि W1 का जो डिस्टेंस होगा वो L1 एंड W2 का जो होगा वो क्या होगा L2। इसी तरह W3 का जो होगा वो क्या होगा L3। और इस तरीके से हमने करना है कि मीटर रूल क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब देखो इसमें ये बड़ा इजी है, ये हम जब क्लास में होंगे तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। अगर बेटे ये देखो, इमेजिन करो, ये आप लोग अपने जहन से भी सोच सकते हो, अगर मैं ये W3 को इधर लगाऊंगी इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी और ये स्केल इस तरफ को नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वेट को उठा के इधर ले आऊँगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ को गिरेगा। हमने क्या कोशिश करनी है कि इन तीन वेट को ऐसे ऐसे डिस्टेंसेस पे रखें कि ये एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस कर दें और हमारा जो मीटर रूल है वो बैलेंस हो जाए, वो इधर उधर ना गिरे। आजा जी नेक्स्ट, जो वेट W1 और W2 मीटर रोल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, ये है ना, अगर ये वेट, ये वाला फर्ज करो ये ख़त्म हो गया, तो W1 और W2 इस स्केल को किधर को गिराएंगे, इस साइड पे। और अगर हम इसकी रोटेशन देखें तो वो ये जाएगी घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में। और ये मैंने आपको बोर्ड पे बताया था ना, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन। और जबकि यह वाला है ये किधर को गिराएगा, इधर को, जिस साइड पे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, घड़ी की नीडल्स घूमती हैं। और ये वाली हमारे पास कौन सी होगी बेटे, क्लॉकवाइज। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम इनके मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, W1 का जो टार्क होगा वो क्या होगा, W1 मल्टीप्लाई L1। इसी तरह से W2 का टार्क क्या होगा, W2 मल्टीप्लाई L2। W3 का टार्क क्या होगा, W3 मल्टीप्लाई L3। अब आपने देखना इनमें से एंटी क्लॉकवाइज कौन से और क्लॉकवाइज। जाहिर बात है यहाँ वाले दोनों जोन से वो क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो सिंगल है इस साइड पे, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो मोमेंट्स का असूल कहता है कि कोई भी चीज़ अगर बैलेंस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस कब होगा, जब उसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसके क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल होंगे। फिर सुने, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स किसके इक्वल होंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन से हैं, W1 और W2। ये देखें, ये W1 का लिखा प्लस W2 का, दोनों ही क्या है, क्लॉकवाइज। इसी तरह से इक्वल, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल किसके, क्लॉकवाइज के। क्लॉकवाइज हमारे पास कौन सा, W3, और उसका टार्क क्या था, W3 मल्टीप्लाई L3। सो यहाँ पर हम ये वाले लिख लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या मूवमेंट्स का असूल। और यहाँ पर ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो जब कोई भी बॉडी या कोई भी शय इक्विलिब्रियम या तवाज़न की हालत में होगी तो किसी नुक्ते के गिर्द, सिंपल है, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का मजमुआ, या सिंपल आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल होंगे। अदरवाइज आप इसका मजमुए का या प्लस का एडिशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का मजमुआ उस नुक्ते के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के मजमुए का, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ भी तो दो से ज़्यादा हो सकते थे ना, तो उनको अगर दो से ज़्यादा होते तो हम उनको भी इसी तरह जमा करते जैसे हमने ये किया। तो इस वजह से उन्होंने मजमुए का वर्ड इस्तेमाल किया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेट या एक से ज़्यादा फोर्सेज लग रही हों। सो कोई भी चीज़ कब, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब तवाज़ुन का मतलब इक्विलिब्रियम में होता है ना, किसी नुक्ते के गिर्द क्लॉकवाइज मूवमेंट उसके गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की मजमूए के बराबर होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्स का असूल। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। न्यू सिलेबस है, कोई पता नहीं चलता, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। और अक्सर औकात ऐसे बोंगे को लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना कि वो लगता ही नहीं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर उसको लॉन्ग क्वेश्चन में दे ही देता है। सो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो बेटे, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है एंड देन ये जो सरगर्मी है इसको आपने उसकी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एक्सप्लेनेशन एंड उर्दू में कहते हैं वजाहत, इसको आपने उसकी वजाहत के तौर पर लिख लेना है। ओके, तो ये डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, और ये आपका मूवमेंट्स का असूल या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्लियर हो गया, जो कि हमें क्या कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी है, ज़रा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा बेटे। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक मीटर रूल यानी कि एक स्केल है, उसको टेबल पे रखा हुआ है, उसके एक सिरे में ऐसी पिन लगा दें कि ये उसकी तौर पर आज़ादाना घूम सके। मतलब जैसे ये है ना, इसको आपने इधर वेज से फिक्स किया था, सेम इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपने इस पॉइंट पे इसको फिक्स कर देना कि वो राइट साइड से, और ऐसे बिल्कुल उसको कोई कील ठोंक नहीं देना। अगर कील लगा दोगे तो वो तो घूमेगा नहीं। इसको ऐसे एक जगह पे होल्ड करना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सके।
अब देखें मीटर रूल के आज़ाद सिरे पर उसने कहा 18 न्यूटन की फोर्स उस पर अमूदन लगाई गई है। अमूदन यानी कि वाई एक्सिस में, ये ठीक है, ये वाली उसने कहा 18 न्यूटन की फोर्स लगाई है। अब इसी में वो कह रहे हैं कि एक और फोर्स लगाई जो कि क्या है 60 न्यूटन। ये देखें ये 60 न्यूटन, और ये इसके साथ मीटर रूल के साथ 30 का एंगल भी बना रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं दूसरी फोर्स, यानी कि जो आपने 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स मीटर रूल के पिन वाली, पिन जहाँ से आपने उसको फिक्स किया था ताकि वो रोटेट कर सके, गिरे ना, कितने फासले पर लगानी चाहिए कि मीटर रूल ना घूमे। यानी कि एक फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स आप कहाँ पे लगाएंगे कि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, क्लॉकवाइज टार्क इसका क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल हो जाए, और वो जो स्केल है मीटर रूल है वो घूमे ना, वो अपनी जगह पर बैलेंस हो जाए। अब इसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली बात बेटे, आपका ये जो स्केल है ये किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस में। सो अगर एक्स एक्सिस में ही कोई फोर्स लगती है तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है। सो फोर्स एक्स एक्सिस साइड पे तो लग नहीं सकती। बाकी आपके पास कौन सी बची, 18, ये तो ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि अमूदन लगाई गई यानी कि वाई एक्सिस में। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो 60 न्यूटन वाली फोर्स है ये ना तो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में है कि हम इसको ख़त्म कर दें, और ना ही ये कम्प्लीटली सीधी वाई एक्सिस में, ये थोड़ी टेढ़ी है, ये थोड़ी एंगल बना रही है। फिजिक्स का रूल है कि जब भी किसी बॉडी पर कोई ऐसी फोर्स लगे जो उसके साथ एक ख़ास किस्म का एंगल बना रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, हमने उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में चेंज कर लेना है। सेम इसी तरह हम इस फोर्स को भी इसके कंपोनेंट्स में चेंज कर देंगे। अगर आप ये देखो तो इन्होंने यहाँ पर उसको इसके कंपोनेंट्स में बना दिया है। ये वाला इस तरीके से हमने कंपोनेंट्स में चेंज करना पड़ा था ना लास्ट लेक्चर में, फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तब्दील करना। सेम उसी तरह से यहाँ पर शेडो बना इसका, लाइट के जरिए शेडो, तो ये बन जाएगा। अगर हम इस साइड पे करेंगे तो ये बन जाएगा। सो ये इसका एफ वाई कंपोनेंट और ये क्या होगा, एफ एक्स कंपोनेंट। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना, वैल्यूज़ फाइंड करना भी मैंने आपको बताया था। एफ एक्स जौन सा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ कॉस थीटा। इसी तरह से एफ वाई की वैल्यू क्या होती है, एफ साइन थीटा। एफ तो हमें पता है, 60 न्यूटन की फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, 60 न्यूटन के फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में चेंज कर रहे हैं। सो एफ तो हमारे पास आ गया 60 न्यूटन एंड कॉस, और ये हमारे पास एंगल तो वही 30 डिग्री। कॉस 30 बेटा आता है 0.866, और फोर्स एफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से हमने इसका वाई कंपोनेंट मालूम करना, जिसका फार्मूला क्या होता है, एफ साइन थीटा। एफ का मतलब फोर्स कितनी है, 60 की, साइन थीटा 30 डिग्री का है। साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 न्यूटन। हमने इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया था कि एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लगती हैं, क्योंकि स्केल भी एक्स एक्सिस में है, फोर्स भी एक्स एक्सिस में लगा रहे हो, एंगल आपके पास 0 बन रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन नील है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस वाली तो कैंसिल होगी, तो ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल। यही उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि एफ एक्सिस में से एक्सिस ऑफ रोटेशन उधर से ही गुजर है, तो इसका टार्क क्या हो जाएगा, 0। अब बाकी रह गया एफ वाई वाला, इसकी वजह से फोर्स लगेगी। अब एफ वाई कौन सा है, 30 न्यूटन। अब यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा कि जो एंटी क्लॉकवाइज है, पढ़ा था ना कि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ऐसे ही है। और जो क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब 18 न्यूटन अगर आप देखो तो ये नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि ये इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे जिस साइड पे घड़ी की सुइयाँ होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 18 न्यूटन वाला फोर्स वाला क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसी को चीज़ लिखे, 18 फोर्स का टार्क T2 क्या होगा, नेगेटिव। जबकि जो 30 न्यूटन वाला है T2 ये वाला, ठीक है, ये इधर को है ना, तो ये ऐसे को जाएगा, ऐसे क्लॉक की सीमत के ऑपोजिट, क्लॉक की डायरेक्शन की ऑपोजिट, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम अप्लाई करते हैं मोमेंट्स का असूल। मोमेंट्स का असूल क्या कहता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क वो किसके इक्वल होता है, क्लॉकवाइज के, ओके। एंटी क्लॉकवाइज कौन से वाला है आपके पास, 30 डिग्री वाला, तो एफ वाई यानी कि 30 और डी यही तो हमने मालूम करना था। यही कहा था ना उसने कि जो 60 न्यूटन वाली जो 30 के जाविये पे लग रही है वो कितने फासले पर लगाएगी, डिस्टेंस ही हमने मालूम करना था, तो ये हमने ये लगा दिया। जबकि एफ वाई जो सी ये वाली फोर्स जो पहले ही थी जिसके कंपोनेंट नहीं है 18, इसका जो डिस्टेंस है वो टोटल ही था,
ये 36 था ना, वो टोटली इसका डिस्टेंस है, जो कि कितना लिखा हुआ है ये देखिए 1 मीटर। तो इसका हम दूसरी साइड पे क्या लगाएंगे 1 मीटर। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड। सो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये डी का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, समझा मैंने आपको दिया है, लेकिन जब आपने करना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। सिंपल आपने बेटे क्या करना है, आपने एफ एक्स जो उसके कंपोनेंट बना लें। ये जो 60 न्यूटन एफ एक्स कंपोनेंट मालूम करें, एफ वाई कंपोनेंट मालूम करें। ये जितनी जितनी मैंने ब्रैकेट की है उतना उतना लिखें, बाकी आपको कोई इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी वैल्यूज़ आप लोगों ने लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बेटे, ध्यान से कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की किसी स्टूडेंट्स को भी, तो काइंडली मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।